अध्याय 4 देख रहे हैं। कृषि। कृषि में प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार। इसका मतलब कि जो जो हमने परेशानियां देखी या दिक्कत देखी या जो हम देख रहे हैं आज के ज़माने में हिंदुस्तान में, ज़रूरी हो जाता है या ज़रूरी हुआ जब सरकार ने देखा, लोगों ने देखा, तो कई चीज़ें उसमें लाई गई। प्रौद्योगिकीय यानी टेक्नोलॉजी, नई मशीनें, नया साइंस और संस्थागत सुधार। या संस्थागत सुधार मतलब होता है कि प्रबंधन, जब एक संस्था बना दी जाती है किसी चीज के लिए तो उसका करने का अंदाज अलग होता है। तो एक एक करके मैं इसको जरा बताऊं आपको कि भारत में 60% से भी ज्यादा आबादी कहां से रोटी कमाती है, आजीविका कहां से आती है? कृषि से आती है। बहुत बड़ी तादाद है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसके बाद जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, जरूरी ये हो गया था कि बहुत छोटे छोटे खेत, क्योंकि जब एक बाप है उसके 4 बेटे हैं तो बढ़ जाएगा, फिर उस 4 बेटे में से एक बेटे के फिर 4 बेटे हो गए या 2 बेटे हो गए, 3 बेटे हो गए, फिर वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत छोटी जमीन हो गई थी तो जोतने के लिए चकबंदी बहुत जरूरी हो गई थी। तो सबसे पहली जो शुरुआत हुई संस्थागत सुधार, यानी कि एक चरणबद्ध तरीके से संस्था के तौर पे, सामाजिक तौर पे और पॉलिसी के तौर पे, नीतियों के तौर पे चकबंदी करना। सहकारिता मतलब ये होता है कि आपस में सब मिले और एक ही चीज का प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, एक ही चीज बना रहे हैं और एक ही चीज बेच रहे हैं। तो एक सहकारिता का एक माहौल हो। और सहकारिता यानी जब हम सहकारी बैंक की बात करते हैं, सहकारी किसी जैसे दुग्ध, हमारा जो अलग अलग आंचल डेयरी है, ये सब सहकारी में आते हैं। यानी सब आपस में चलाते हैं और इसका प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो सहकारी बैंक हो, जमींदारी जो प्रथा चल रही थी वो उसको समाप्त किया जाए, ये इन सबको प्राथमिकता दी गई, इनको सबसे पहले एड्रेस किया गया। फिर उसके बाद 1960 और 1947 में हम आजाद हुए। 1960 और 1970 यहां पर पैकेज टेक्नोलॉजी कैसा कि दूध कैसे जाएगा, एक एग्जांपल ले रहा हूं, दूध कैसे जाएगा? पैकेज के थ्रू जाएगा, पैकेट के थ्रू जाएगा। तो यानी कि पैकेज टेक्नोलॉजी जिसमें हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो। पैकेज मैंने इसलिए कहा कि ऑपरेशन फ्लड जो था वो दूध से रिलेटेड था, हरित क्रांति यानी हरियाली से रिलेटेड था, यानी क्रॉप के से रिलेटेड था। तो ये जो हमने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के नाम लिए, उसके पीछे सरकार का रोल था। सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। जैसे कृषि सुधार की कुछ रणनीतियां, जैसे मैंने अभी नीतियों की बात की, ये रणनीति इसलिए बन गई क्योंकि ये युद्ध की तरह था कि भाई अब तो किसी तरीके से हमको ये जो परेशानियां है इसको दूर करना है। 1980 और 1990 में अगर आप आए तो यहाँ पर बहुत व्यापक तौर पे, बृहद तौर पे भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, और जिसमें तकनीकी टेक्नोलॉजी तो खैर बढ़ानी थी ही। जो नई चीज आ गई थी वो पुराने हल तो चलेंगे नहीं, आप नई चीजें लानी थी। और संस्थागत तौर पे, यानी कि जैसे मान लीजिए सहकारी बैंक बना दिया सरकार ने कि आइए सहकारी बैंक में आइए, आपको ये सब्सिडी में मिलेगा, सहायकी में आपको मिलेगी। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने, अब देखिए किसान बुआई करता है, जिंदगी भर करता है, उसके बाद अगर बाई चांस उसकी फसल खराब हो जाए, कौन पैसा देगा उसको? आप अगर किसी नौकरी में काम कर रहे हैं, आप 4 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, बीमार हो जाएंगे तो आपको उस महीने के पैसे तो मिलते हैं। लेकिन अगर किसान के साथ ऐसा हो गया तो कौन देखने वाला है? जबकि 60% तो पूरे कहीं ना कहीं कृषि पे निर्भर है। तो किसान क्रेडिट कार्ड, जिस क्रेडिट कार्ड को यूज करके किसान को बहुत सारी सहायताएं, सहूलियतें मिली। और बाई चांस अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, चाहे किसान के साथ हो चाहे किसान की फसल के साथ हो, तो ये दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई, जो कि एक बहुत बड़ा एक पुशअप था कि जिनके लिए कोई भी नहीं सोच रहा था, और जो सब इस देश के लिए सब कुछ है, उनके लिए ये चीजें शुरुआत की गई। और फिर अब किसान जो है उनमें आपको ज्ञानता बढ़ानी है, यानी उनको नॉलेज देना है। तो कैसे होगा? आकाशवाणी में अगर आप प्रसारित कर दें, दूरदर्शन में प्रसारित कर दें, टीवी सबके घर में है, यानी कि कम से कम दूरदर्शन तो चलता ही था उस समय। तो यहां पर उनकी मौसम की जानकारी कि कल ये होने वाला है, पाला पड़ने वाला है, तो किसान अपनी पहले से तैयारी कर ले, इस समय बरसात होने वाली है, इस समय आंधी आने वाली है। तो ये सारी चीजें जब किसान के सामने आई है, ये आकाशवाणी और दूरदर्शन में चीजें आई,
तो ये कृषि कार्यक्रम, बाकायदा ये कृषि कार्यक्रम इसमें चलाए गए, तो इससे किसानों को काफी फायदा मिला। होता क्या है कि किसान तो अपने खेत पे काम करता है ना। अब उसने कुछ चीज पैदावार की, वो बीच में बिचौलिए होते हैं, जब तक वो चीजें कंज्यूमर तक पहुंचे, उपभोक्ता तक पहुंचे, तो जो बिचौलिया होते हैं, दलाल होते हैं, वो अपना काफी अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। यानी किसान ने जो चीज मेहनत की है उसका फायदा बिचौलिए, बीच वाले जिसे हम एजेंट कहते हैं, दलाल कहते हैं, वो लोग फायदा उठा लेते थे। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि न्यूनतम सहायता मूल्य, यानी कि अगर मान लीजिए कोई चावल बेचने आया तो मान लीजिए 1600 रुपए पर क्विंटल इसको देंगे ही देंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इतना देना ही देना है। यानी अगर किसी ने पैदावार की है वो तो इस डर में रहेगा कि मेरी पैदावार बिकेगी कि नहीं बिकेगी। तो सरकार कहती है कि ठीक है, अगर आपसे कोई नहीं खरीदता, हम खरीदेंगे, हमारे पास आइए और हम आपको न्यूनतम सहायता मूल्य देंगे। और बहुत सारी जो फसलें हैं, कुछ खासतौर पर जो महत्वपूर्ण फसलें हैं, उनके लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। सरकार बताती है कपास हम इतने में खरीद लेंगे, ये जौ हम इतने में खरीद लेंगे। तो इससे सबको फायदा होता है। इसी को हम प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार का नाम दे रहे हैं। आप यहाँ देखें, ये जो आप कृषि के जो प्रयोग होने वाले नवीन उपकरण हैं, पहले कैसे होता था, आजकल थ्रेशर आ गए हैं। यानी कि बस आप ट्रैक्टर चलाइए और वहां से आपका पौधा भी कटता रहेगा और बीजे भी बिल्कुल तैयार होते रहेंगे, पराली भी अलग अलग होती रहेगी। तो ये सब चीजें आई। अब इसके बाद कृषि की एक और चीज इसमें जरूरी है जानना, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, कि कृषि का क्या योगदान है, कृषि का क्या योगदान है और कृषि के लिए हम क्या योगदान कर रहे हैं। इसको इस तरीके से समझेंगे कि 2010-2011 में भारत के जो कृषि क्षेत्र है उसमें 52% कर्मचारी कार्यरत थे। मतलब जितने लोग कार्यरत थे 52%, अगर आप 100 ले लें तो 52 किस में है, कृषि में है। जैसे हमने देखा कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो 60% लोग इस पे काम कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजों को मिला के एक जीडीपी बनती है। और जीडीपी से पता चलता है कि देश की इकोनॉमी आगे जा रही है कि नहीं जा रही, यानी कि देश राइट ट्रैक पे, सही रास्ते पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसको। हर एक देश का जीडीपी होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, केवल ये नहीं होता है। तो घरेलू जीडीपी तो बढ़ा, लेकिन जब जीडीपी बढ़ता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। यहां उल्टा हो रहा है, हिंदुस्तान में जरा उल्टा हुआ इस समय कि घरेलू जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन लोगों को रोजगार फिर भी नहीं मिल रहा। एक खाद्य सुरक्षा की बात आपके सामने मैं करता हूं कि खाद्य सुरक्षा क्या होता है कि कोई भी ऐसा आदमी ना हो, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल हिंदुस्तानी नागरिक ना हो जो भूखा रह जाए, जिसके पास खाने के लिए ना हो, जिसको खाद्यान्न उपलब्ध ना हो जाए। चलिए आप बड़ा आडंबर ना हो, कार ना हो, गाड़ी ना हो, लेकिन खाना जरूर हो। इसे हम खाद्य सुरक्षा कहते हैं, इसे हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं, फूड सिक्योरिटी। तो समाज के सभी वर्गों को खाद्य उत्पाद उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जो हमारी सरकार है उसने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रणाली की रचना की है। इसके दो पार्ट हैं, दो घटक हैं। एक तो बफर स्टॉक है और एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। बफर स्टॉक यानी कि जो भी चीज आती है उसको बफर में रखा जाता है, एफसीआई इसे देखती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा यह है कि यहां से चीजें जाती हैं आपके कहां पर, राशन में, और वहां से वितरित होती हैं। यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत कम दाम में जो गरीब हैं वो गेहूं, चावल, केरोसिन का तेल और इस तरीके की जो चीजें हैं, जो बड़ी रोजमर्रा की चीजें हैं, बड़े सस्ते दामों में उनको मिल जाती है। इसको हम पीडीएस कहते हैं। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था कौन कर रहा है? जैसे मैंने कहा कि खाद्यान्न और मिले लोगों को और इसकी प्रॉपर व्यवस्था हो भंडारण की, क्योंकि अगर आपने गलत जगह रख दिया, जैसे आपने कई चित्रण देखे होंगे कि बरसात गिर रही है, पूरा धान सड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, एफसीआई की। जबकि इसका वितरण कौन करता है? देखिए दो चीजें हैं। जब मैंने कहा कि बफर स्टॉक हो, यानी खाद्यान्न को लेना किसानों से और उसे भंडारण करना, ये काम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, एफसीआई का। लेकिन अब इसको वितरण करना है हर एक एंड पे जाके, यानी कि लोगों के पास पहुंचाना है, राशन की दुकान तक पहुंचाना है। तो इसका जो है पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सुनिश्चित करती।
तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि ये दो घटक में से एक है, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में, चाहे कोई भी क्षेत्र की बात कर ले, वहां जो खाने की चीजें हैं, खाद्य पदार्थ है, रोटी चावल, ये सारी जो चीजें हैं, रोटी चावल, रोटी बनती है गेहूं से, चावल बनता है मतलब चावल तो चावल ही है, तो खाद्य पदार्थ और उसके अलावा जो आवश्यक वस्तुएं, अगर आप घर में जाएंगे तो क्या केरोसिन जलाएंगे, एलपीजी पे आपको सब्सिडी मिलती है ना, जो गैस होता है सब्सिडी मिलती है। खासतौर पे जो दो लेवल हमारे यहाँ बने हुए हैं, एक बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल जिसे हम कहते हैं, एक हमारे अबव पॉवर्टी लाइन है। तो ये उनको सस्ती दरों में लोगों को, खासतौर पे बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को मिले, जिनकी उतनी इनकम नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको और कोई परेशानी है। ये जरूरी नहीं है कि वो बीपीएल ही हो, एपीएल वाले भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए व्यवस्था कर रखी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, इसका मतलब है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी, इसका क्या उद्देश्य है, इसको समझना जरूरी है कि सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। जो नॉर्मल आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो लास्ट में खड़ा हुआ है लाइन में, उसको खाना पहुंचाना, उसको कम दरों में, जिससे वो अफोर्ड कर सकता। पता चला कि आप उसको दे रहे हैं और वो 1000 रुपए किलो दे दिया, आपको 10 रुपए किलो देना पड़ेगा उसको, तब वो खरीद पाएगा उसको। तो इतनी कम दामों में एक खाने की पूर्ति करना, ये सरकार को सुनिश्चित करना, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कह सकते हैं, इसको एक्ट कह सकते हैं। और दूसरी चीज कि निर्धन जो है, जो निर्धन है, जिनके पास धन है, किसी भी कारण से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई गरीब, किसी भिखारी की हम बात कर रहे हैं, निर्धन हो सकता है, किसी के पास कोई परेशानी आ सकती है, बेचारे के पास खरीदने के पैसे नहीं है, उसको इसके लिए समर्थ बनाना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, जो कृषि हो रही है उसकी उत्पादकता बढ़ती रहे, उसमें वृद्धि करना, और भंडार को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करना। इसका मतलब कि जो एफसीआई, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके पास जो अलग अलग भंडारण है, उसमें स्टॉक रहे, उसमें चावल, उसमें गेहूं, ये सब भरा रहे। इसके लिए क्या करना है कि आपको एक मिनिमम समर्थन मूल्य तय करना है सरकार को, कि देखिए 1000 रुपए में हम ये लेंगे, 500 में हम ये लेंगे, आप कहीं भी जाएं तो जो ये आपके एग्रीकल्चरिस्ट है या किसान है, वो एफसीआई के पास आते हैं, सामान देते हैं, उनको उनका मिनिमम पैसा मिल जाता है जो कि उनको मिलना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने की है सरकार ने। अब वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। जब हम बात करते हैं हमारे किसानों की, हिंदुस्तानी किसानों की, और जब हम देखते हैं वहीं पर आगे एक मायामी में एक, या फिर ये कहे किसी भी एक क्षेत्र का नाम ले ले, यूएस के कहीं खेती हो रही है, तो आप देखेंगे बड़ा सा मैदान है और उसमें बहुत अत्याधुनिक औजारों से, इक्विपमेंट से खेती हो रही है। तो इससे क्या होता है? कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन क्या हो जाता है कि हम पैदा तो कर रहे हैं लेकिन उतना पैदा नहीं कर पा रहे, पैदावार इसलिए नहीं हो पा रही इतनी अच्छी क्योंकि हमारे पास उतनी साइंटिफिक एबिलिटी नहीं है, या हमें चीजों का पता नहीं है, या फिर हमारे पास हम निर्धन है। तो वैश्वीकरण की घटना उपनिवेश काल से शुरू हुई थी या वहीं से मौजूद है। कैसे? जो ब्रिटिश काल में जो अंग्रेजी व्यापारी थे, वो क्या करते थे? उनको क्या चाहिए था? उनको कपास चाहिए था, उनको कपड़े चाहिए थे, उनको टेक्सटाइल चाहिए थे। तो वो उधर गए जहां पर कपास है, उसकी तरफ वो बड़े आकर्षित हुए, और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया जाता था। यानी कि भारतीय कपास जो उगता था, ये भी एक क्रॉप है, जब ये उगता था तो इसका मेन काम था कि इसको उठाया और सीधा मैनचेस्टर वाली कंपनियों में पहुंचा दिया, इंडस्ट्रीज में पहुंचा दिया। ये ब्रिटिश काल में हो रहा था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जब वैश्वीकरण हो रहा है, जब हर चीज का देखिए, आप एक क्षेत्र में रहे, आपको दूसरे क्षेत्र से मतलब नहीं है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप यहां भी है, वहां भी है, और आपका उनसे संबंध है, वहां के लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं, तो वैश्वीकरण हो जाता है। तो कई कृषि उत्पादों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद, जैसे हिंदुस्तान कई कृषि उत्पादकों में बहुत अग्रणी है, लेकिन वो क्योंकि हमारे पास उस तरीके का विकास नहीं था, भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से, जो ऑलरेडी डेवलप्ड देश है, उनसे हम स्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। हम स्पर्धा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वहां पर कृषि, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है या कोई खेती करता है तो उसको सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी, सहायकी देती है। यानी आइए हमारे पास से, जैसे बीज अगर मार्केट में मिलता है 10 रुपए का, तो सरकार कहती है आइए हमारे पास से 2 रुपए में ले जाइए, इसे हम सब्सिडी कहते हैं। और जीन क्रांति एक
संकेत शब्द है जिससे जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है, यानी कि हम जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जो बीज है उसमें कई ऐसी किस्में हैं, वो इस तरीके से इजाद कर दी गई। अब आप देखते हैं पहले क्या होता था, टमाटर लंबे लंबे पौधे हो रहे थे उसके, अब छोटा सा पौधा होगा उसमें ही टमाटर लग जाएगा, छोटा सा पौधा होगा उसमें खीरा लग जाएगा और बहुत सारे फल हो जाएंगे उसमें। ये इतना जेनेटिक इंजीनियरिंग इस तरीके से कर दी है, इतना ज्यादा हम डेवलप हो चुके हैं, खासतौर पे जो विकसित देश हैं, कि हम चीजें जेनेटिक अगर नहीं करेंगे तो हम वो पुरानी चीजों पे चलते रहेंगे। जो पैदावार है वो कितनी बढ़ गई है, चाहे वो ज्यादा मेहनत ना कर रहे हो, चाहे वो ज्यादा एफर्ट ना लगा रहे हो, लेकिन पैदावार तो है, क्योंकि उनके पास नए सिद्धांत है, नए टेक्नोलॉजी है, नई तरीके की उनके पास सोच है। तो आजकल जो कार्बनिक कृषि है, कार्बनिक कृषि का मतलब होता है ऐसी कृषि जिसे हम ऑर्गेनिक कृषि कहते हैं। ऑर्गेनिक कृषि का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी और रसायन या केमिकल का उपयोग ना हो। तो ये बड़ी प्रचलन में है, क्योंकि ये जो उर्वरक है, कीटनाशक है, उनके बिना जो भी हम कारखानों में निर्मित करते हैं रासायन केमिकल, उसके बिना की जाती है। इससे पर्यावरण पे बहुत कम असर पड़ता है, क्योंकि जब हम कीटनाशक उर्वरक जो हमने केमिकल यूज किए हुए हैं, जब हम उसे यूज करते हैं तो होता क्या है, जब बरसात होती है उसके बाद वो बहते हैं और बह के वो और जगह मिल जाते हैं और हमारे वाटर टेबल में चले जाते हैं, तो बहुत नुकसान होता है इंसानों का इसमें। भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमको क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना चाहिए। खाद्यान्नों के साथ कीमती फसलें उगानी चाहिए, यानी खाद्यान्न तो उगाते रहिए, साथ में कीमती फसल उगानी चाहिए, और इसकी आमदनी इससे हमें अधिक होगी, और पर्यावरण में जो या कहें इकोसिस्टम, या हम इसमें जो निम्नीकरण देख रहे हैं, डिग्रेडेशन देख रहे हैं, उसमें कमी आएगी। एक बार मैं आपको जरा चीजों पे ले चलता हूं। ये जो हमने अभी डिस्कस किया है इसमें क्या क्या था। इसमें यह बताया गया है कि हम लोग जो है 60% लोग लगे हुए हैं इसमें, और उसके बाद यहाँ पर चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी, इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले सरकार ने अपनी जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें ये भूमि सुधार, ये पहला मेन इनका आधार था। और चकबंदी इसलिए क्योंकि पुश्तैनी अधिकार से जमीन टूटती बढ़ती चली जा रही है लोगों में, और इसकी चकबंदी मिला के काम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1960 और 1970 इसमें बहुत ये जो पैकेज टेक्नोलॉजी है, खासतौर पे हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की हमने बात की, ऑपरेशन फ्लड। उसके बाद 1980 और 1990 की हमने बात की। यहाँ पर बाकायदा तकनीक तौर पे और संस्थागत यानी कि डिपार्टमेंट बना के, ऑर्गेनाइजेशन बना के चीजों को लाया गया, और लोगों को बाकायदा, चाहे वो सूखा आने वाला हो, बाढ़, चक्रवात या कोई भी फिसल की बीमारी हो जाएगी, तो उसके लिए किसानों को तैयार किया गया कि देखिए आप, ग्रामीण बैंक आपके लिए बनाए जा रहे हैं, सरकारी समितियां बनाई आप लोग, और बैंक है जिसमें आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी। इसी तरीके से किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया गया, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जिसे हम PAIS कहते हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन में भी चीजें बताई गई, बिचौलियों और दलालों को हटाया गया जितना हो सके। एक भूदान ग्रामदान की बात हुई यहाँ पर। इसमें क्या हुआ कि जब जो मैं इनका नाम लेना चाहता हूँ, ये उत्तराधिकारी एक तरीके से थे गांधी जी के, विनोबा भावे जी। तो विनोबा भावे जी जब गए तो लोगों ने कहा कि हमें तो जमीन चाहिए, तो एक साहब खड़े हुए, उनका नाम था रामचंद्र रेड्डी साहब। उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांट दी। अब सोचिए, इसे भूदान कहते हैं, ग्रामदान। ऐसे कई लोगों ने अपनी जमीन बांट दी, और इस तरीके की क्रांति को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। हम जब सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, GDP की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि चीजें तो बढ़ रही हैं लोगों को, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सब चीजें हैं। और इसके अलावा जब आधुनिकीकरण किया गया तो बाकायदा अलग अलग इस कृषि और कृषि के साथ जो चीजें संबंधित है उसके लिए कई कृषि विद्यालयों की, कृषि अनुसंधान परिषद की, पशु चिकित्सा सेवाओं की, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के जो पूर्वानुमान है उसके लिए अनुसंधान यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और विकास के लिए सरकार ने वरीयता दी। तो अगर हम देखें कि भाई हमारा जो प्रतिस्पर्धा है अंतर्राष्ट्रीय अगर जगत से, खासतौर पे जब हम कृषि की बात करते हैं तो बड़ी वो तगड़ी है। ये जरूर है कि GDP हमारी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी समस्याएं हैं जिसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हमारी कोशिश ये है कि जो सिंचाई है, ऊर्जा, ग्रामीण सड़क, मीडिया और यांत्रिकरण, इसके लिए हमारे पास जो पूंजी है वो सरकार ज्यादा से ज्यादा लगाए, जो कि हम लोग कम लगाते हैं। हमारी सरकार इन सब चीजों में, क्योंकि असली चीज तो यही है, असली चीज तो हमारी कृषि है, तो इसमें पैसा लगाना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा पैसा लगाया जाएगा उतना बढ़िया रहेगा। लेकिन अब इसमें खाद्य सुरक्षा की बात आती है। खाद्य सुरक्षा, सरकार ने ये कहा कि कोई भी वंचित ना रहे, कोई भी
भूखा न सोए, इसके लिए खाद्य सुरक्षा का बिल पास किया गया और उसमें ये सुनिश्चित कराया गया कि देखिए साहब, एक तो बफर स्टॉक रहेगा, एक लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को कम पैसों में खाना उपलब्ध होगा, चाहे वो नगर में रहते हो चाहे ग्रामीण शहर में रहते हो। ये भंडारण वगैरह की हमने व्यवस्था की। उसके बाद जो भारतीय खाद्य निगम है FCI, इन्होंने इस पे काम किया और साथ में जो भी चीजें आ रही हैं किसानों से उसको अच्छे दामों में एक तरीके से, मतलब उनको एक पैसा मिले, ऐसा ना हो कि कम पैसे में, सरकार अगर कम पैसे में लेगी तो कोई वहां क्यों जाएगा, कहीं और चला जाएगा। और क्या हुआ कि जब ये सब्सिडी देना शुरू किया तो एक थोड़ी सी इसमें दिक्कत ये आई कि लोगों ने क्या किया कि सब्सिडी जब मिलने लगी और FCI खरीदने लगी तो उन्होंने वही खाद्यान्न की फसलें ही उगानी शुरू कर दी। अब जब आप एक ही जमीन में एक ही फसल उगाते रहते हैं तो उसकी जलाक्रांतता हो जाती है, लवणता में कमी हो जाती है और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें कमी हो जाती है। तो इसलिए फिर उसमें लोगों को कहा गया या फिर ये बताया गया कि देखिए साहब, आप ये चावल तो उगा रहे हैं, गेहूं तो उगा रहे हैं, इसके अलावा भी बाकी चीज उगाइए। यानी कि चावल से जो गेहूं और चावल की अधिक फसलें उगाई जा रही थी, ये लाइन का मतलब ये है। और इसमें पंजाब और हरियाणा बहुत आगे निकल गए, उनको ये समझना होगा कि बाकी चीजें भी उगानी है। फिर दो भागों में हम लोग बटे हुए हैं, एक तो BPL और एक APL। BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीब है वो BPL के नीचे आते हैं, यानी ऐसे लोग हकदार होते हैं जो सरकारी चीजों का फायदा उठा सके, उसका उनको बेनिफिट मिल सके। ये सब चीजें इसमें आई। उसके बाद हमने बात की जो हाउसिंग, इसके अलावा भूमि निम्नीकरण कैसे इसको रोका जाए उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। और क्योंकि जो अभी हमने बात की थी कि नलकूप और कुएं लगाए गए, इसका नलकूप कुएं तो आपने लगा दिए, बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा खेती हो रही है आपके इसमें, लेकिन वाटर टेबल तो कम हो गया, बाकी लोगों को तो दिक्कत होगी। तो पानी जो है उस तरीके से यूज किया जाए जिससे बाकी लोगों को नुकसान ना पहुंचे। ये नलकूप और ये बड़े ठीक तो है लेकिन खतरनाक है ये बाकी लोगों के लिए, तो इसके लिए हतोत्साहित किया जाता है लोगों को कि भाई उतनी चीजें ले जितनी की जरूरत है। उसके अलावा वैश्वीकरण की हमने बात की कि जिस तरीके से यूरोपीय व्यापारी है उपनिवेश काल में खासतौर पे उन्होंने चीजें लाई, हमारे यहाँ से चीजें गई और उससे ये हुआ कि हमारी कंपटीशन बढ़ गई। अब हम जब एक चीज बेचते हैं, मान लीजिए हम मसाले बेच रहे हैं और कोई और देश जो है मसाला बेचना शुरू कर दे, अच्छा मसाला और कम दाम में, तो कोई हमसे क्यों खरीदेगा। हमारे जो कपड़े बनते थे मेनली ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा चलो अब उगाओ कपास हम बेचेंगे। इसमें क्या हुआ, चंपारण का आपको केस पता है, 1917 में बिहार के चंपारण में एक विद्रोह हुआ था। विद्रोह इसलिए हुआ था कि इन किसानों पर दबाव डाला गया कि देखो आप खाने वाले की चीज मत उगाना भैया, आप लोग क्या उगाओगे, नील की खेती, इंडिगो की खेती करोगे। जो इंडिगो की खेती, इंडिगो जिसको ये भेजते थे मैनचेस्टर, वहां पर इसकी ये जो कलरिंग होती थी इन कपड़ों की वो होती थी, तो ये इसलिए उस समय भी इतना दबाव डाला गया। फिर चावल हो गया, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट, मसाले, इसके हम सबसे बढ़िया उत्पादक हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हमें सब्सिडी नहीं मिलती है इसलिए हम अभी भी बहुत पीछे हैं। जैसे हमने बताया कि हम दो राहें पर हैं, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसका जो जीन क्रांति हो रही है और ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक कृषि हो रही है, इन सबको हमको करना है, यानी कि उर्वरक और कीटनाशक के बगैर हमको काम करना है। और जितने सारा हमारा पास इलाका है, जितने लोग हैं, उससे हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे पास जैसे फल, औषधीय पौधे, बायोडीजल फसलें जिसमें जटरोफा, ये बहुत जरूरी है। देखिए बायोडीजल मतलब होता है कि एक तरीका जिससे आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम फल, औषधीय पौध और बायोडीजल जो फसलें हैं जिसमें जटरोफा और जोजोबा आता है। और फूल सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो लोगों को इसलिए, जो हमारे पास बहुत बड़ा इलाका है, बहुत ज्यादा सारे लोग हैं, वो इस पे अगर काम करें तो हो सकता है कि हमारी चीजें, क्योंकि सिंचाई कम लगेगी और भारत की जलवायु में इतनी विविधता है कि बहुत सारी चीजें उग सकती हैं। इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपने शास्त्रीय प्रारूप को परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी कि हमको चीजें वैसी उगानी पड़ेगी जिससे हमें भी फायदा हो और हमारी इकोनॉमी को भी फायदा हो। तो ये बात हुई इस चैप्टर यानी कि कृषि की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।